क्या आप भी परसेंटेज के सवालों में फंस जाते हैं? आज इस चर्चा के बाद आप बिना पेन उठाए एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं जीरो से हीरो लेवल तक। प्रतिशत यानी परसेंटेज, कहते हैं कि ये अरिथमेटिक की जान है, द सोल ऑफ अरिथमेटिक। इसे समझ लिया तो प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे कई बड़े चैप्टर्स आपकी मुट्ठी में होंगे। आज हम एसएससी, बैंक, रेलवे से लेकर सीसैट तक हर एग्जाम के लिए परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स को जड़ से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ शॉर्टकट रटना नहीं है, बल्कि हर कॉन्सेप्ट को इतनी गहराई से समझना है कि सवाल किसी भी रूप में आए, लॉजिक क्लियर हो। सवाल देखते ही जवाब दिमाग में आना चाहिए। पेन की जरूरत तो बस वेरिफिकेशन के लिए पड़नी चाहिए। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। ये प्रतिशत या परसेंटेज शब्द का असली मतलब क्या है? इसका जवाब इसके नाम में ही छिपा है। परसेंट यानी प्रतिशत या हर 100 पर। किसी भी मान की तुलना जब हम 100 के आधार पर करते हैं तो वो प्रतिशत कहलाता है। इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला है वैल्यू टोटल वैल्यू 100। हम पता कर रहे हैं कि अगर टोटल वैल्यू 100 होती तो हमारी दी हुई वैल्यू कितनी होती। ठीक है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सवाल है 500 में से 20 कितना प्रतिशत है? तो फॉर्मूले के हिसाब से हम करेंगे वैल्यू जो कि 20 है बटा टोटल वैल्यू जो 500 है और उसे 100 से गुणा कर देंगे। तो 20 बटा 500 गुणा 100 जवाब आएगा 4%। 4%। और यहीं पर एक मजेदार ट्रिक काम करती है जिसे मैं कहता हूं 2 जीरो का कत्ल। अच्छा, प्रतिशत का मतलब ही है बटा 100 जो कैलकुलेशन में ऊपर के 2 जीरोस को काट देता है। तो 20 बटा 500 में आप सीधे 500 के 2 जीरो और गुणा वाले 100 के 2 जीरो को काट सकते हैं। बचा 20 बटा 5 यानी 4। कैलकुलेशन तेज हो जाती है। 2 जीरो का कत्ल, ये याद रखने का अच्छा तरीका है। तो ये तो हुआ बेसिक। लेकिन एग्जाम्स में स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ वैल्यूज को याद रखने की बात की जाती है। वो क्या है, जिसे कुछ लोग जादुई टेबल भी कहते हैं? हाँ, वो कोई जादू नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क है। वो टेबल असल में कुछ जरूरी भिन्न यानी फ्रैक्शंस को उनके प्रतिशत रूप में बदलना सिखाती है। ये वैल्यूज अगर याद हों तो आप दूसरों से 10 सेकंड आगे निकल जाते हैं। जैसे 1 का मतलब है 100%, 1/2 है 50%, 1/3 1/3 है 33.33%, 1/4 1/4 है 25%। और 15 20%। बिल्कुल। तो मतलब तैयारी का लेवल ऐसा होना चाहिए कि सवाल में 1/3 1/3 देखते ही पेन उठाने की नौबत ही ना आए, दिमाग में सीधे 33.33% की घंटी बज जाए। एकदम सही। ये वैल्यूज आपकी मसल मेमोरी में होनी चाहिए। ठीक है, ये तो आसान फ्रैक्शंस थे। लेकिन अगर कोई मुश्किल फ्रैक्शन आ जाए, जैसे 3/8 3/8, इसे देखकर तो कई लोग घबरा जाएंगे। इसे प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? घबराना नहीं है, पैटर्न पकड़ना है। बस डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली संख्या पर ध्यान दे। यहां नीचे 8 है तो आपको बेस वैल्यू यानी 18 1/8 पता होनी चाहिए, जो कि 12.5% होती है। अच्छा, बेस वैल्यू। हाँ, अब क्योंकि हमें 3/8 निकालना है तो हम बस 3 को बेस वैल्यू यानी 12.5% से गुणा कर देंगे। जवाब आएगा 37.5%। अच्छा, तो मतलब अगर बेस फ्रैक्शन याद है तो उसका कोई भी मल्टीपल निकाल सकते हैं। हाँ, कुछ और जरूरी वैल्यूज भी हैं जो अक्सर एग्जाम्स में दिखती हैं, जैसे 16, 17, 19 और 11। मैं तो हमेशा 19 और 11 में कंफ्यूज हो जाती थी। ये एक बहुत कॉमन गलती है। चलिए इसे हमेशा के लिए खत्म करते हैं। 1/16 1/6 होता है 16.66%। 1/17 1/7 होता है 14.28%। अब आते हैं कंफ्यूजन वाले पेयर पे। 1/19 1/9 होता है 11.11% और 1/11 1/11 होता है 09.09%। हाँ, यही गड़बड़ होती है। इसे ऐसे याद रखें, ये उल्टा चलता है। जब नीचे 9 होता है तो जवाब में 11 का पहाड़ आता है और जब नीचे 11 होता है तो जवाब में 9 का पहाड़ आता है। अरे वाह, ये छोटी सी ट्रिक एक नंबर बचा सकती है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये भिन्न और प्रतिशत का रिश्ता तो समझ आ गया, लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब इन्हें सवालों में इस्तेमाल करना हो। मुझे याद है तुलना वाले सवालों में हमेशा कंफ्यूजन होता था कि किस संख्या को नीचे रखना है। जैसे 600 800 का कितना प्रतिशत है? इसे हल करने का क्या कोई पक्का नियम है? इसका एक ही सुनहरा नियम है और वो कभी नहीं बदलता। जिसके साथ का या
अंग्रेजी में ऑफ लगा हो, वो वैल्यू हमेशा नीचे यानी डिनोमिनेटर में आएगी। अच्छा, वो बेस बन जाएगा। बिल्कुल, हाँ, वो हमारा आधार है जिससे तुलना हो रही है। यहाँ सवाल है 800 का, तो 800 नीचे आएगा, हम करेंगे 600 बटा 800। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 3/4। 3/4। और हमें हमारी फ्रैक्शन टेबल से पता है कि 3/4 का मतलब होता है 75%। बस ये याद रखो, काम मतलब नीचे। ये छोटा सा नियम गलती होने से बचा सकता है। अब इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है, प्रतिशत वृद्धि या कमी। ये तो बिल्कुल स्टॉक मार्केट जैसा है। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि अगर कोई स्टॉक 50% गिरा तो उसे वापस उसी लेवल पर आने के लिए 50% नहीं बल्कि 100% बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेस बदल गया। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। पूरा खेल बेस या ओरिजिनल वैल्यू का है। इसका फॉर्मूला है डिफरेंस ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। मान लीजिए किसी चीज का दाम 40 रुपए से बढ़कर 50 रुपए हो गया है। अंतर है 10 रुपए का। अब सवाल है कि नीचे क्या रखें, 40 या 50? शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो बिल्कुल, हमेशा याद रखें, तुलना अतीत से होती है। शुरुआत 40 से हुई थी, तो 40 ही हमारा बेस बनेगा। तो 10 बटा 40 जो कि 1/4 होता है, मतलब 25% की वृद्धि हुई। और अगर कमी हो तो, जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 80 हो गई। तरीका बिल्कुल वही रहेगा। पहले कमी कितनी हुई वो देखेंगे। 100 से 80 हुई, मतलब 20 की कमी। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 100। तो 20 बटा 100 यानी 20% की कमी। चाहे वृद्धि हो या कमी, तुलना हमेशा पुरानी वैल्यू से ही होती है। बहुत बढ़िया। अब उस मेथड की बात करते हैं जो बड़े और मुश्किल नंबर्स को भी आसान बना देता है, रेशियो मेथड। ये कब और कैसे काम आता है? रेशियो मेथड तब सबसे ज्यादा असरदार होता है जब प्रतिशत की वैल्यू थोड़ी अजीब हो, जैसे 16.66% या 14.28%, या फिर जब नंबर्स बहुत बड़े हों। मान लीजिए किसी संख्या में 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है। तो सबसे पहले 25% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, जो होता है 1/4। इसका मतलब है कि हर 4 पर 1 की वृद्धि हुई। अब हम एक रेशियो बनाएंगे, ओल्ड न्यू का। पुरानी वैल्यू थी 4 और उसमें 1 की वृद्धि हुई, तो नई वैल्यू हो गई 4 + 1 यानी 5। तो रेशियो बन गया 4.5। हाँ, अब सवाल में जो भी वैल्यू दी हो उसे इस रेशियो से तुलना करके जवाब निकाल सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं सबसे जरूरी और शायद सबसे कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट पर, जिसे AB रूल कहते हैं। एक क्लासिक सवाल जो हमेशा एक जाल की तरह लगता है। अगर A की सैलरी B से 25% ज्यादा है तो B की सैलरी A से कितनी प्रतिशत कम है? मेरा दिमाग तो सीधे कहता है 25% ही कम होगी। ये सोचना गलत क्यों है? ये सबसे आम गलती है और आपका सवाल ही इस कॉन्सेप्ट की आत्मा है। ये गलत इसलिए है क्योंकि तुलना का आधार यानी बेस बदल जाता है। पहली लाइन में हम कह रहे हैं A B से ज्यादा है, तो यहां तुलना B से हो रही है। B हमारा बेस है। हाँ, मान लेते हैं B की सैलरी 100 रुपए है, तो 25% ज्यादा होने पर A की सैलरी हो जाएगी 125 रुपए। यहां तक तो ठीक है। अब दूसरी लाइन में हम पूछ रहे हैं B A से कितना कम है। अब तुलना किससे हो रही है? A से। A से। तो अब हमारा नया बेस 125 है, 100 नहीं। B A से 25 रुपए कम है, तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए हम करेंगे 25 बटे 125 100। 25 125 होता है 1/5 और 1/5 का मतलब है 20%। अच्छा, 20%। तो B की सैलरी A से 20% कम है, 25 नहीं। अच्छा, तो पूरा खेल बेस वैल्यू के बदलने का है। इसी को समझाने के लिए वो AB रूल वाली ट्रिक बनी है। वो कैसे काम करती है? वो इसी लॉजिक का शॉर्टकट है। सवाल था 25% ज्यादा, जिसे फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/4 मोर यानी प्लस। जवाब के लिए न्यूमरेटर को वही रखें यानी 1, और क्योंकि सवाल मोर का था तो डिनोमिनेटर में पुराने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को जोड़ दें, तो ये हो जाएगा 1 4 + 1 यानी 1 5। और 1/5 का मतलब 20%। बिल्कुल। अगर सवाल लेस का होता तो हम नीचे घटा देते। इस AB रूल का सबसे आम इस्तेमाल कहाँ होता है? मैंने वो चीनी की कीमत वाले सवालों में इसे बहुत देखा है। बिल्कुल, ये हर उस जगह लगता है जहां दो चीजों का गुणा मतलब प्रोडक्ट कांस्टेंट हो। जैसे चीनी वाले सवाल में प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। अगर खर्चा बराबर रखना है तो ये नियम लगेगा। मान लीजिए चीनी का दाम 20% बढ़ गया। 20% मतलब 1/5 की वृद्धि।
तो खपत कितनी कम करें? दाम मोर हुआ है तो खपत लेस करनी होगी। सही। फॉर्मूला लगेगा 1.55 + 1 यानी 16, और 16 का मतलब होता है 16.66% की कमी। ये तो वाकई गेम चेंजर है। चलिए अब कुछ असली एग्जाम वाले सवालों पर इन कॉन्सेप्ट्स को लगाकर देखते हैं। जनसंख्या वाले सवाल बहुत आते हैं। मान लीजिए एक शहर की जनसंख्या 10,000 है और हर साल 10% बढ़ती है। 2 साल बाद क्या होगी? ये सवाल बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा है, और इसे हम रेशियो मेथड से सबसे तेजी से कर सकते हैं। 10% बढ़ने का मतलब है 110 की वृद्धि, यानी जो जनसंख्या पहले 10 थी वो 1 साल बाद 11 हो जाएगी। 10 से 11। हाँ, तो पहले साल का रेशियो हुआ 10.11, दूसरे साल भी 10% बढ़ी तो रेशियो फिर से 10.11। 2 साल का कुल बदलाव निकालने के लिए हम इन दोनों रेशियो को गुणा कर देंगे। लेफ्ट साइड पर 10 गुणा 10 हुआ 100, और राइट साइड पर 11 गुणा 11 हुआ 121। बिल्कुल। तो हमारा 2 साल का कंबाइंड रेशियो बन गया 100, 121। मतलब 2 साल में जनसंख्या 100 के अनुपात से बढ़कर 121 के अनुपात पर पहुंच गई। हाँ, अब सवाल में दिया है कि शुरुआती जनसंख्या 10,000 थी, जो हमारे रेशियो में 100 के बराबर है। अगर 100 यूनिट की वैल्यू 10,000 है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 100 हुई, तो 121 यूनिट की वैल्यू होगी 121 गुणा 100 यानी 12,100। बहुत ही साफ तरीके से समझ आ गया। अब एक और कंफ्यूजिंग टाइप परीक्षा में पास फेल वाले सवाल। इसमें गैप लॉजिक सबसे अच्छा काम करता है। एक सिनेरियो लेते हैं। पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। एक छात्र को 30% मार्क्स मिले और वो 10 नंबर से फेल हो गया, तो कुल मार्क्स कितने थे? यहां हम परसेंटेज का गैप और मार्क्स का गैप देखेंगे। पासिंग परसेंटेज और छात्र के परसेंटेज में कितना गैप है? 40% 30%, मतलब 10% का गैप। सही। और यही 10% का गैप असल में कितने नंबरों के बराबर है? 10 नंबर, क्योंकि वो 10 नंबर से ही फेल हुआ है। तो इसका मतलब 10% की वैल्यू 10 मार्क्स के बराबर है। बिल्कुल। अगर 10% 10 मार्क्स के बराबर है तो टोटल मार्क्स यानी 100% की वैल्यू 100 मार्क्स होगी। अच्छा, अब इसे एक लेवल और मुश्किल करते हैं। मान लीजिए छात्र ए को 30% अंक मिले और वो 10 अंकों से फेल हो गए। छात्र बी को 45% अंक मिले और उसे पासिंग मार्क्स से 20 अंक ज्यादा मिले। अब कुल अंक कैसे निकालेंगे? ये थोड़ा पेचीदा है। यहाँ 2 छात्र हैं। यहां भी गैप लॉजिक ही लगेगा, लेकिन दोनों छात्रों के बीच का। उनके परसेंटेज में कितना गैप है? 45%, 30%, 15%। 15%। अब उनके अंकों में कितना गैप है? छात्र ए पासिंग मार्क्स से 10 अंक पीछे है और छात्र बी पासिंग मार्क्स से 20 अंक आगे है। तो उनके बीच कुल गैप हुआ 10 + 20 = 30 अंकों का। अच्छा, दोनों को जोड़ देंगे। हाँ, इसका मतलब 15% की वैल्यू 30 अंकों के बराबर है। अगर 15% = 30 अंक, तो 1% = 2 अंक। तो कुल अंक यानी 100% 200 के बराबर होंगे। वाओ, ये तो बहुत ही बढ़िया तरीका है। अब एक आखिरी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, जब लगातार 2 बार बदलाव हो, जैसे किसी चीज का दाम पहले 10% बढ़ा फिर 20% और बढ़ गया। ज्यादातर लोग सोचेंगे कि कुल 30% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना? नहीं, इसे क्रमागत परिवर्तन या सक्सेसिव चेंज कहते हैं। वो जो अतिरिक्त बढ़ोतरी होती है, वो बढ़ी हुई कीमत पर लगने वाले प्रतिशत के कारण होती है। अच्छा। चलिए इसे 100 का उदाहरण लेकर समझते हैं। मान लीजिए दाम 100 रुपए था, 10% बढ़ा तो 110 हो गया। अब जो 20% की बढ़ोतरी होगी वो 100 पर नहीं, बल्कि इस नए दाम 110 पर होगी। 110 का 20% होता है 22 रुपए। तो कुल बढ़ोतरी हुई 10 + 22 = 32 रुपीज, यानी 32%। सही। इसका एक सीधा फॉर्मूला भी है, x + y + xy / 100। तो इस फॉर्मूले से करें तो 10 + 20 + 10 गुणा 20/100 = 30 + 2 = 32%। ये बहुत तेज है। इस फॉर्मूले में बस साइन का ध्यान रखना होता होगा। हाँ, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस का साइन इस्तेमाल करें, और अगर कमी हो रही है तो माइनस का। और इस सक्सेसिव चेंज का सबसे अच्छा एप्लीकेशन तो शायद एरिया और वॉल्यूम के सवालों में होता है। बिल्कुल। मान लीजिए किसी आयत यानी रेक्टेंगल की लंबाई 10% बढ़ाई गई और चौड़ाई 20% बढ़ाई गई, तो उसके एरिया में कितना बदलाव आएगा? क्योंकि एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ये भी एक सक्सेसिव चेंज ही है। अच्छा। हम वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, 10 + 20 + 120 100, और जवाब आएगा 32%। अब एक और कदम आगे बढ़ते हैं और 3D शेप का उदाहरण लेते हैं, जैसे एक घन या क्यूब।
अगर उसकी हर भुजा 10% बढ़ाई जाए तो उसके आयतन मतलब वॉल्यूम पर क्या असर पड़ेगा? यहाँ तो 3 बार बदलाव हो रहा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। एकदम सही। तो हम फॉर्मूला 2 बार लगाएंगे। पहले हम 2 भुजाओं मतलब लंबाई और चौड़ाई का नतीजा निकालेंगे। 10 + 10 + 110 100 ये हो गया 21%। 21%। अब ये जो 21% का बदलाव आया है, इसे हम तीसरी भुजा यानी ऊंचाई के 10% बदलाव के साथ फिर से फॉर्मूले में डालेंगे। तो अब हमारा x होगा 21 और y होगा 10। तो 21 + 10 + 21 × 10 100 = 31 + 2.1 = 33.1%। 33.1%। तो घन के आयतन में 33.1% की कुल वृद्धि होगी। तो ये थी हमारी जीरो से हीरो तक की यात्रा। हमने प्रतिशत के अर्थ से लेकर उसके फॉर्मूले, फ्रैक्शन से उसका रिश्ता, रेशियो मेथड, एबी रूल के पीछे का लॉजिक और उसके एडवांस्ड एप्लीकेशन तक सब कुछ गहराई से समझा। अब जब ये सारे कॉन्सेप्ट साफ हो गए हैं, तो एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। हमने देखा कि कैसे प्रतिशत वृद्धि और कमी को हल किया जा सकता है। अब सोचिए, अगर किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच जीत-हार का अंतर प्रतिशत में दिया हो और ये भी बताया हो कि कुल वोटों में से कुछ वोट्स अवैध यानी इनवैलिड थे और कुछ लोगों ने वोट ही नहीं डाला, तो कुल वोटर्स की संख्या कैसे निकालेंगे? इसमें आज सीखे हुए कौन से कॉन्सेप्ट्स एक साथ लगेंगे? इस पर विचार जरूर करें।